नाटो के पूरे खर्च का लगभग 75% अकेले अमेरिका वहन करता है। रूस और अमेरिका के बीच जो गुत्थी उलझी हुई है, समझौता जो नहीं हो रहा है, उसकी जड़ यही है। अमेरिका ने वादा किया था कि वो जर्मनी के आगे नहीं बढ़ेगा, पूरब में 1 इंच नहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसने पूर्वी यूरोपियन के तमाम देशों को, रोमानिया, पोलैंड, लातविया और भी इस तरह के जितने देश हैं, उन सबको धीरे धीरे करके एक एक करके अपने पाले में लाना शुरू किया। नाटो के ये लोग सदस्य बनते चले गए। रूस के साथ जिसकी सीमा लगती है, जैसे लातविया है, पोलैंड है, इनकी रूस से सीमाएं लगती हैं, ये लोग नाटो में चले गए। लेकिन रूस से सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा लगती है वो देश है यूक्रेन, वो देश है जॉर्जिया। जब रूस को ये खतरा महसूस हुआ कि ये भी नाटो में चला जाएगा, तब रूस ने रेड वार्निंग जारी किया। इसका मतलब यूक्रेन में झगड़े की मुख्य वजह यही है। यूक्रेन में जो चुना हुआ राष्ट्रपति था विक्टर यानुकोविच, उसको 2014 में एक कहें कि आंदोलन करके इस तरह से उसको जेलेंस्की को एक अमेरिकी पक्षधर प्रो अमेरिकन राष्ट्रपति को बिठाया गया ताकि यूक्रेन को नाटो में लाया जा सके। दोस्तों, जनशक्ति डिजिटल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के विश्लेषण के बारे में और इन घट रही घटनाओं का अपने देश और व्यापक दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम लोग बातचीत करेंगे पुतिन और ट्रंप की अलास्का में जो बातचीत हुई है उसके बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद पहली बार पुतिन अपने समर्थक देशों के बाहर की किसी दुनिया में या देश में उनकी यात्रा हुई थी। अलास्का जो रूस की सीमा से मात्र 88 किलोमीटर की दूर है, वहाँ उनकी और ट्रंप की बातचीत हुई। वह बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि सारी दुनिया दम साधे इस बातचीत को देखने की कोशिश हो रही थी कि क्या यूक्रेन में युद्ध रुकता है, क्या कोई समझौता हो पाता है, और अगर हो पाता है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी। लेकिन बातचीत कैसी रही इसको लेकर एक रहस्य है। क्या कमरे के भीतर इन दोनों के बीच गुफ्तगू हुई, किस तरह के मामलों पर सहमति हुई, इस पर अभी प्रकाश में आना बहुत सारी बाकी है। लेकिन एक बात जो पुतिन ने, जो अखबारों में बातें आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध तब तक नहीं रुक सकता जब तक इसके मूल कारणों की तरफ हम लोग न जाएं। इसके एक दो बातें और जो छन छन के आ रही उससे ये निकलता है कि पुतिन ने कुछ ऐसे सवालों को उठाया है, बुनियादी और गहरे सवालों को, जिसको लेकर के अमेरिका असहज है। और वो सवाल ये है कि क्या यूक्रेन नाटो में शामिल होने पर नहीं होगा, इस बारे में अपनी एक लिखित रूप से वो समझौता करे। जैसा कि आप जानते हैं, नाटो की गतिविधियां सबसे केंद्रीय रूप में आई हैं इस बातचीत के बाद ये उभर के आया है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले इस संगठन के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी होगा। लगभग 75 साल पहले 1949 में इस संगठन की स्थापना हुई और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था और सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा कुर्बानी के बाद जो विजय हासिल हुई और पूरी दुनिया में उसका दबदबा और उसका सम्मान, उसका जो प्रेस्टीज बढ़ा, उसके बाद अमेरिका ने इस सैन्य गठबंधन की परिकल्पना की और इसका मुख्य मकसद था कि सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकना। सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट बना। वार्सा पैक्ट में मूलतः समाजवादी देशों के लोग के संगठन थे, जैसे पोलैंड है, रोमानिया या युगोस्लाविया, इस तरह के देश थे। लेकिन लगभग 40-45 वर्षों के बाद जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तब सोवियत रूस ने अमेरिका से ये वादा लिया था कि एकीकरण के बाद नाटो जर्मनी के ईस्ट में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने, अमेरिका ने इस वादे को से मुकर गया, बल्कि कहें कि
तब तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे रूस के गोर्बाचोव को धोखा दिया, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब नाटो के अस्तित्व में बने रहने के पीछे अमेरिका ये तर्क दिया करता था कि ये कम्युनिज्म के खतरे से लड़ने के लिए बनाया गया संगठन है। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद भी नाटो क्यों बना हुआ है? और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जितने जो हथियार लॉबी है, बड़ी जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, या इस तरह की जो 6 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, उन लोगों ने लगभग 5 करोड़ से अधिक डॉलर सिर्फ इस बात पर इन्वेस्ट किया, खर्च किया कि नाटो को न सिर्फ बने रहना चाहिए बल्कि इसका विस्तार होते रहना चाहिए। और आज नाटो में लगभग 32 पूर्ण देश हैं, जिसमें 30 देश यूरोप के हैं और 2 उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका है। नाटो के पूरे खर्च का लगभग 75% अकेले अमेरिका वहन करता है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पॉलिटिक्स दरअसल यही है। रूस और अमेरिका के बीच जो गुत्थी उलझी हुई है, समझौता जो नहीं हो रहा है, उसकी जड़ यही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने वादा किया था कि वो जर्मनी के आगे नहीं बढ़ेगा, पूरब में 1 इंच नहीं आगे बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसने पूर्वी यूरोपियन के तमाम देशों को, रोमानिया, पोलैंड, लातविया, ये और भी इस तरह के जितने देश हैं, उन सबको धीरे धीरे करके एक एक करके अपने पाले में लाना शुरू किया। नाटो के ये लोग सदस्य बनते चले गए। लेकिन जैसे रूस के साथ जिसकी सीमा लगती है, जैसे लातविया है या और भी कई देश है, पोलैंड है, इनकी रूस से सीमाएं लगती हैं, ये लोग नाटो में चले गए। लेकिन रूस से सबसे ज़्यादा जिसकी सीमा लगती है वो देश है यूक्रेन, वो देश है जॉर्जिया। जब रूस को ये खतरा महसूस हुआ कि ये भी नाटो में चला जाएगा, तब रूस ने अपनी लाल रेखा, रेड वार्निंग जारी किया। इसका मतलब यूक्रेन में झगड़े की मुख्य वजह यही है। यूक्रेन में जो चुना हुआ राष्ट्रपति था विक्टर यानुकोविच, उसको 2014 में एक कहें कि आंदोलन करके इस तरह से उसको जेलेंस्की को, एक अमेरिकी पक्षधर प्रो अमेरिकन राष्ट्रपति को बिठाया गया ताकि यूक्रेन को नाटो में लाया जा सके। यूक्रेन नाटो में अगर चला जाएगा तो क्या घाटा होगा? आपको एक बात जाननी और आवश्यक है कि अमेरिका ने रूस के साथ या पूरी दुनिया के साथ जो समझौता किया था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, उससे 2002 में बाहर आ गया और 2019 में एक ऐसी ट्रीटी से बाहर आ गया जिसने रूस के कान खड़े कर दिए। और उस ट्रीटी का नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। अमेरिका ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इससे भी बाहर आ गया। बाहर आने का मतलब ये था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता तो ये नाभिकीय क्षमताओं वाले, नाभिकीय हथियारों वाले इन उपकरणों से अमेरिका या नाटो लगभग रूस की सीमा तक अपने हथियारों को तैनात कर सकता था। जब रूस को ये खतरा हुआ कि यूक्रेन की, आपकी हमारी सीमा के बाहर अमेरिका रूस को घेरने के लिए नाभिकीय हथियारों की तैनाती कर सकता है, तब रूस ने जो तब तक सारी चीज़ों को देख रहा था, उसको लगा कि अब सर पानी से ऊपर हो गया। आज अमेरिका और रूस की जो वार्ता फेल हुई है, उसमें रूस यही एश्योरेंस चाहता है, यही चाहता है कि ये अमेरिका या यूरोपीय देश ये तय करें कि यूक्रेन कभी नाटो में नहीं जाएगा और अमेरिका उन समझौतों पर का पालन करे जो उसने सारी दुनिया के साथ किया था। दोस्तों, वक्त काफ़ी हो रहा है। अंत में एक बात की तरफ और आपको इशारा करके मैं इस बातचीत को समाप्त करूंगा। नाटो ने अभी रूस को घेरने के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े होंगे। अब तक नाटो देशों पर यह थी कि वो अपने जीडीपी का 2% हथियारों पर खर्च करेंगे, लेकिन इन हथियारों का जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादातर खर्च अमेरिका अकेले वहन करता था। अब अमेरिका ने यूरोपीय देशों को धमकाना शुरू किया कि अगर आपने जीडीपी के
5% तक हथियारों पर खर्च नहीं किया तो अमेरिका नाटो से बाहर आ जाएगा। अब आप समझिए, जीडीपी का 5% ये बहुत बड़ी रकम होती है। आज अमेरिका अपने जीडीपी का 3.38% खर्च करता है और ये इतनी बड़ी रकम है कि अमेरिका के बाद 9 देश जितना खर्च करते हैं उससे ज़्यादा अमेरिका करता है। ब्रिटेन में अमेरिका का जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन था तब जीडीपी का 6% तक खर्च होता था। अब अगर नाटो के 32 देश 5% की अगर सीमा रेखा तक खर्च ले जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो अपने जो सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर से कटौती करेंगे और लोगों का जीवन और दुभर होगा। ट्रंप और पुतिन के बीच की जो वार्ता अगर अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही है तो उसकी इस पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका नाटो चाहता है कि रूस और चीन का जो गठबंधन है इसकी घेराबंदी हो और इसलिए रूस के आसपास उसकी सीमा के पास जो तैनाती की कोशिश है यही इस सारे झगड़े की जड़ है और रूस अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक कि वो उनके तमाम मसलों को इसलिए बार बार पुतिन कर रहे हैं कि मूल कारण की तरफ ध्यान देना होगा। दोस्तों, हम लोग और इसके अलग अलग पहलुओं पर और बातचीत करेंगे जब इस वार्ता की और बातें हमारे प्रकाश में आएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारा चैनल देखते रहें, फेसबुक पर इसे लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।